नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए ने डालते हैं आज की प्रमुख खबर। खटीमा विकास खंड के अंतर्गत 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या वोट देने से वंचित। भाजपा ने चंपावत जिले के जिला पंचायत सदस्य पद पर प्रत्याशियों की सूची की जारी। विधायक शिव अरोड़ा में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री का जताया आभार। रुद्रपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चुनावी व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। हल्द्वानी के नवनियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। रामनगर में 4 बच्चों के बाप ने किया नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में एक युवक ने किया पड़ोसी पर चाकू से जानलेवा हमला, प्राधिकरण ने लगाया जन समाधान शिविर। उज्जैन में संत समागम में उत्तराखंड के 2 संतों को मिली अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी। नैनीताल पुलिस ने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, रोडवेज से लिफाफा गैंग को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकास खंड के अंतर्गत से है, जहाँ 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या न तो नगर निकाय चुनाव में मतदान दे पाई और न ही इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला इस प्रकार है कि नगर पालिका के क्षेत्र में विस्तारीकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडली व ग्राम पंचायत उमर खुर्द की आधी जनसंख्या को सरकार द्वारा नगर पालिका खटीमा में सम्मिलित कर दिया गया, लेकिन मुंडली में लगभग 500 मतदाता व उमर खुर्द में लगभग 700 मतदाता उस वक्त भी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने से वंचित रह गए थे। उन्हें नगर पालिका में सम्मिलित किया गया और इस वक्त हो रहे पंचायत चुनाव में भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। आपको बता दें कि भारत का नागरिक होने के नाते मतदान का अधिकार सभी का है, लेकिन इस बार खटीमा विकासखंड के अंतर्गत यह एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। मामला जो है वो संज्ञान में आया था कि मुंडेली में 650 और उमरू खुर्द में 750 लोग जो हैं वो जो नामांकन है वो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस मामले में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई थी और जांच में जो है वो रिपोर्ट वो उच्च स्तर पर भेजी गई है, जिसमें उनके द्वारा इसका जो है वो इनको सम्मिलित करने के लिए नगर पालिका में भी एक जो सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त बताना चाहूँगा कि पूर्व में इस मैटर में जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ईओ नगर पालिका और बीडीओ खटीमा को निर्देशित किया गया था कि वे इस जो क्षेत्र में लोग निवासरत हैं उसमें उन्हें किसी प्रकार के जो सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम ना आए, तो उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। से जो क्षेत्र नगर पालिका या बीडीओ साहब, देखिए यही जो है वो जो प्रकरण है इसी को तत्काल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द इस दिशा में एक फाइनल जो है वो डिसीजन हो जाएगा। जी हाँ, इससे अभी जो पंचायत का पर्व, पंचायत चुनाव का जो पर्व आया है उसमें ग्रामीण अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही ना हो, क्योंकि वो नगर पालिका में भी वंचित रह गए वोट करने से और अभी पंचायत चुनाव में भी। दूसरा, विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य तो बाधित होगा ही होगा, साथ में इस समय पंजीकरण की समस्या हो रही है, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। बच्चों की आयु 6-6 महीने हो गई है, समय सीमा प्रमाण पत्र बनाने की वो समाप्त हो चुकी है। इस वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, अधिकतर तो पंजीकरण की समस्या हो रही है। नगर पालिका ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, ब्लॉक में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है आपके गांव के, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। अब पहली बात तो यह है कि हम जो 500-600 परिवार हैं, हमारे यहाँ के 700-800 वोटर्स हैं, वो वोट देने से वंचित हो चुके हैं। एक खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरू खुर्द यहाँ से नष्ट कर दी गई है, न नगर पालिका क्षेत्र में आया न ग्राम पंचायत क्षेत्र में आया है। तो आखिर हमारा भी तो अधिकार है वोट देने का, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गया है कि ना हम तो किसी सरकारी कागजात में कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा पाएंगे हम लोग। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द कर दी जाए, कि जिससे कि हमारा ग्राम जो है ग्राम पंचायत में आ जाए और हम लोग सब वोट दे सकें, क्योंकि हमारा वोट देने का सभी का एक आम अधिकार है, क्योंकि भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक को एक तो पूरा अधिकार है कि अपना वोट दे सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति एवं जिला चुनाव समिति से चर्चा के पश्चात भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने
चंपावत जिला पंचायत के 13 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी तथा 2 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी नहीं खड़े किए। गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष चंपावत गोविंद सामंत ने मीडिया को जानकारी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चंपावत जिले की 15 जिला पंचायत सीट में 13 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कि उनके द्वारा जो कल मुझे दिशा निर्देशन दिए गए उसी के आधार पर हमने कल जो हमारे ज़िले में 15 जिला पंचायत क्षेत्र हैं उससे हमारे द्वारा 13 जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे द्वारा जो हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और आज से उनका नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। और मैं यह भी कहूँगा हमारे जितने कई दावेदार थे 13 जिला पंचायत 15 के 15 जिला पंचायत क्षेत्र में और 2 सीटें हमारे द्वारा रिक्त की गई हैं, वो किसी न किसी संगठन के आधार पर किए गए हैं। और जो 13 जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे द्वारा जो प्रत्याशी अधिकृत किए गए हैं उनके अगेंस्ट है अगर कोई प्रत्याशी अगर कहीं पर तैयारी कर भी रहा तो हम उनको बैठाएंगे और हमारा एक ही प्रत्याशी जो हमारा क्षेत्र जो 4 जिला पंचायत अगर हमारे से मांग रही टिकट तो एक ही को हम वहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। और 15 के 15 जिला पंचायत हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें हमारे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो अधिकृत प्रत्याशी है वो जीत के आएंगे। मैं सभी जिला पंचायत सदस्यों को जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बंगाली समाज को सीएम धामी की विशेष सौगात, हरिचंद गुरुचांद स्मृति छात्रवृत्ति कोष को दी मंजूरी व बंगाली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु सचिव विद्यालय शिक्षा को दिए कार्रवाई के निर्देश। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिखित पत्र देकर बंगाली समाज की 2 महत्वपूर्ण मांगों को उनके सामने से कहा था। ऐसे में विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि उनके निवेदन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिचंद गुरुचंद स्मृति छात्रवृत्ति कोष स्थापना को मंजूरी के निर्देश कर बंगाली समाज के लोगों को विशेष सौगात दी है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रपुर में बहुत बड़ा बंगाली समाज बंगाली समुदाय जो हमेशा हिंदुत्व के लिए बलिदान देता रहा है, धर्म के लिए बलिदान देता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंगाली समाज की एक बहुत बड़ी मांग, बंगाली समाज के वह बच्चे वह छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन निर्धनता के कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो एक बहुत बड़ी मांग श्री हरिचंद गुरुचांद स्मृति कोष इसके स्थापना की मांग की जा रही थी। उस मांग के लिए हमारे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन करने की तैयारी कर दी है, उसकी नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके स्मृति कोष से वह बंगाली समाज के बच्चे अब उच्च शिक्षा को छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए कर सकेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। साथ ही साथ बंगाली समाज की एक बहुत बड़ी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, वह ये थी कि जिन विद्यालयों में बंगाली समाज के अधिकांश बच्चे हैं उन विद्यालयों में बंगला भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस पर भी हमारे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सचिव विद्यालय शिक्षा को निर्देशित किया है कार्रवाई अतिशीघ्र करने के लिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वह बंगाली समाज जो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देता रहा है, हमेशा धर्म के लिए खड़ा रहा, उनके इन प्रमुख मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और बधाई देता हूँ बंगाली समाज को और सबको जिनकी इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे निवेदन पर पूर्ण किया जा रहा है। रुद्रपुर पुलिस को कार चालकों को रोक कर धमकाने वाले को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर लिया है। पुलिस को मुखबिर सूचना दी 28 जून की शाम रामपुर रोड पर एक राह चलते कार चालकों को पिस्टल दिखाकर डराने वाला खड़ा है। पुलिस पूछताछ में नाम अमृतपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी लोक विहार कॉलोनी रुद्रपुर बताया। पुलिस ने उससे तलाशी लेने पर पिस्टल 32 बोर बरामद किए, एक जिंदा कारतूस भी मिला है। आज सुबह का ही मामला है। लगभग रात्रि सुबह 1 बजे के आसपास हमारी पुलिस जो है गश्त कर रही थी, नियमित गश्त पंचायत चुनाव के दृष्टिगत। तो हमने एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल के साथ में पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम अमृतपाल है, सन ऑफ सुखदेव सिंह। ये लोक विहार रुद्रपुर का रहने वाला है। इसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इसमें फर्द के साथ साथ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है आर्म्स एक्ट में। जब इससे पूछताछ की गई तो हमें पता लगा कि इस व्यक्ति ने 28 तारीख को एक व्यक्ति को इसी असले के दम पर डरा धमकाया भी गया था और ये मौके से वहाँ फरार हो गया था, जिससे इसकी गाड़ी का नंबर ना लगे। और इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे, इसने खुद बताया है, जिसका नाम आकाश और गगनदीप हैं। इनकी छानबीन की जा रही है और जल्द ही इनकी धरपकड़ भी की जाएगी। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले के बाराकोट ब्लॉक सभागार में बनाए गए जा रहे काउंटिंग हॉल एवं स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नमस्कार सभी को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु बाराकोट में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 से 5 तक नामांकन यहाँ पे ब्लॉक में होगा
तत्पश्चात नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 तक होगी और नाम वापसी हेतु 10 व 11 की तिथि को सुनिश्चित किया गया है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि है 18। उसके बाद मतदान यहाँ दूसरे चक्र में 28 तारीख को होगा एवं मतगणना एवं परिणामों की घोषणा जो है 31 को होगी। और चुनावों के संदर्भ में मुझे आपको यह अभी बताना है कि हमारे वहाँ पे जो नॉमिनेशन हॉल है बाराकोट में, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और पूरे जो भी वहाँ पे नॉमिनेशंस हो रहे हैं वो एक डिस्प्ले है, टीवी लगाई गई है, उसमें डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा जो हमने वॉशरूम्स है, मोबाइल टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे और हमारे वहाँ पे 4 काउंटर बनाए गए हैं 4 न्याय पंचायतों के हिसाब से और एक हमारे आरओ है जो डीएसटीओ है दीप्ति कीर्ति तिवारी जी और 4 एआरओज हैं हमारे जो चारों काउंटर्स पे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा हमने एक हेल्प डेस्क भी बाहर पे लगाई है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो 300 रुपये के लिए हैं और अनारक्षित वाले जो वर्ग हैं उनके लिए 150 रुपये के फॉर्म्स हैं और 1500 जमानत धनराशि है और अनारक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये जो है जमानत धनराशि है। और वोटर लिस्ट भी ब्लॉक में अवेलेबल है, पर पेज 3 रुपये के हिसाब से वोटर लिस्ट मिल रही है। जिसको भी ख़रीदनी है वो ब्लॉक ऑफिस में आके वोटर लिस्ट ख़रीद सकते हैं। और उसके अलावा जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो पोखरी खाल मैदान में की गई है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए गाड़ियाँ जो भी लाएंगे ब्लॉक ऑफिस में लाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो भी गाड़ियाँ हैं वो पोखरी खाल मैदान में पार्क करके ही आप ऊपर आएँ।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को हल्द्वानी के नवनियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का मुख्य शहर है, यहाँ पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन समस्याओं को दूर करने के लिए आपसी सामंजस्य बनाकर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की समस्याओं को लेकर व्यापारियों के साथ भी बैठकर उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा बाजारों में जहाँ कहीं भी फुटपाथ और सड़कों पर जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है, अभियान चलाकर उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कि मैंने 30 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया था और इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं, चाहे वो अतिक्रमण के प्रकरण हो और चाहे वो शराब के प्रकरण हो। और एक मेरे ख्याल से यहाँ एक SOP बनी थी, आपका जो हमारे टेम्पो वगैरह हैं, ऑटो वगैरह हैं, उनके लिए SOP बनी थी, तो वो भी हम लोग आजकल कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि ये शहर बड़ा है और चुनते तो अतिक्रमण ही है, और अभी क्योंकि बरसात का मौसम है तो कई जगह यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या पहले भी हुई है और भविष्य में होने की संभावना रहती है, जब तक हमारा अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटता है। इसके अलावा जो कानूनी व्यवस्था वगैरह है वो हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी। इसके अलावा जो आपके अतिक्रमण है, जो हमारे चाहे वो नाले पे हों, चाहे वो आपका फुटपाथ पे हों, चाहे सड़कों पे हों, वो हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी और वो चुनौतियाँ भी हैं। और इसको लेके एक मैं अपील भी करना चाहूँगा जो हमारे व्यापार संघ हैं, व्यापारी बंधु हैं, कि जो हमारी सड़कें हैं, नाले हैं, फुटपाथ हैं, उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें, और अगर कोई इसके बावजूद भी करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र में 3 बच्चे के पिता द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ग्राम वसा थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले शाहिद अहमद, जो कि बताया जाता है कि रामनगर में मजदूरी करने के लिए आता था, तब उसने एक 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया और 17 जून को उसे अपने साथ भगा कर ले गया। मामले में किशोरी के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बुधवार की रात ग्राम मलदन चोर क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले अपने एक बुजुर्ग के घर पर घुसकर चाकू से गले पर वार करते हुए जानलेवा हमला बोल दिया। घटना के बाद घायल परिजनों ने जहां एक और डर का माहौल बना हुआ है, वहीं तो परिजनों ने पुलिस की तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं कल शाम को करीब 9:45 बजे हम लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे थे और 9:30 पौने 10 का ही टाइम था और बैठे हुए थे, खाना पीने की तैयारी कर रहे थे। इतने में चंदन लाल का बेटा अनुज दीवार फांद के आया और मैंने सोचा शायद ये इतने दिनों बाद आया है, मिलने आया है, आके वो मेरे नज़दीक जैसे आया तो मैंने सोचा भाई पैर छू रहा है मेरा आशीर्वाद देने के लिए या नमस्ते करने के लिए। तो जैसे मैंने हाथ उठाया उसने मेरे पीछे से बायां हाथ उसने पकड़ के मेरा ये चिन्ह ऊपर किया और दाहिने हाथ से उसने चाकू निकाल के मेरे पे वार किया ही था। मैंने जैसे ही चाकू मैंने देखा उसके हाथ में, मैंने उसको पकड़ लिया तो चाकू का जो हैंडल और कोना होता है चाकू का, वहाँ से मेरा उंगली ये कट गया। इसमें 5 टाँके आए हैं, गले में 6 टाँके आए हैं और काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और बेहोशी सी छाने लग गई थी मुझे। फिर किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला और रातों रात 108 112 जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होती है उसको उसमें बिठा के मुझे रामनगर अस्पताल में ले आए। यहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और फिर मुझे दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, ये पट्टी वट्टी कराई। आज सुबह भी उन्होंने पट्टी कराने के लिए बुलाया है, ये पसीने की वजह से। हाँ, तहरीर दे दी है मेरे भाई ने और अब फ्रेश एप्लीकेशन मैं लिखवाने जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ जमा कर दूँगा। मैं चाहता हूँ इस मामले FIR हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ये आजकल के नौजवान बच्चे हैं, नशे में रहते हैं, ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। उम्मीद नहीं की थी मैंने, तो उसको देख के खुश हो रहा था कि ये अब मिलने आया है
अब मुझे क्या पता ये ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया है। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 1 दिवसीय जन समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें घरों के नक्शे पास करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को एक साथ बुलाकर आवेदन किए गए। जिला विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि लोगों को बार बार प्राधिकरण न आना पड़े, इसके लिए बार बार प्राधिकरण अपने घरों में नक्शा पास करने के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर ही NOC प्राप्त कर लोगों के नक्शे पास किए जा रहे हैं। भविष्य में भी जिला विकास प्राधिकरण की यही योजना है। लगाया किसके लिए? जनता के लिए लगाया। जनता आपके सामने बैठी हुई है। और दूसरी बात क्या है, हमने उसके लिए 1064 ऐप लागू किया है, सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लगातार वो भी कर रहे हैं। उसी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर मतलब जहाँ जहाँ भी प्राधिकरण का है ये कैंप हर हफ्ते लगेगा। इस कैंप के नाते से लोग सीधे सीधे जुड़ेंगे, जिनके समस्या का समाधान होगा वो आपको जानकारी भी मिलेगी, उनकी लिस्टिंग भी होगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आपके संज्ञान में है या कुछ चीज़ें आपके भी संज्ञान में रहते हैं, वो भी आप हमको बता सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पूरा विभाग बैठा हुआ है, पूरी सरकार यहाँ बैठी हुई है, जनता आपके द्वार एक मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल की, इसको तो आप लोगों को सराहना करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा निर्णय हुआ है, ये तो जनता या लोग कई समय से कई घंटों का इंतजार करने के बाद अपना जो है परेशानी में यहाँ आते हैं। आज आप देखिए सारे इस क्षेत्र के प्राधिकरण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी भी स्तर का हो सकता है किसी के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ नक्शे ऐसे हैं जिसमें उसमें रास्ता भी निकाला जा सकता है। और रही बात ये जो कोई भी भ्रष्टाचार में कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो निचले स्तर का हो चाहे ऊपरी स्तर का, आपने देखा ना हरिद्वार में DM को हमने सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किया है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये निराधार है। और इन सब, और मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन कैंपों में यहाँ पर लोगों के बीच में रहना चाहिए और उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्परता के साथ। अधिकारी हमारे सब ठीक काम कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी होती तो हम लोग, आप लोग तो हैं समाज के प्रमुख, 4th स्टेट आप लोग हैं, आप हमारे। हाँ बिल्कुल, अरे हुआ है भाई, 150 में लोग जेल के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आप प्रूफ दीजिए ना। इसीलिए क्या है, हम ये कह रहे हैं, बोलने के लिए बहुत सारा विषय है। जब आदमी काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। सरकारी एटीट्यूड होने के बावजूद भी जो देखिए कुछ चीजें ऐसा है, वो विषय खुद जनता उसको निर्धारित करती है उनके, क्योंकि सरकारी जो हमारे जो आप कह रहे हैं आर्किटेक्ट हैं उनका पूरा उपयोग है, और कहीं पर कोई आवश्यकता होती तो उसको उपयोग के रूप में हम ले सकते हैं। और ये मेरे घर का जो है ना, ये नोटिस दिया था, और सर ये घर जो है ना बीच एरिया में बना हुआ है। फर्स्ट पहले का ही बना हुआ था, ये सेकंड है, और बोला है कि नक्शा पास कराए। सर मैं मानती हूँ अगर रोड की जगह होता तो मैं समझ सकती थी कि मतलब ये नक्शा बनाना चाहिए, लेकिन ये बीच का एरिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नक्शे को बोला है हम बनवाएंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर ये कंपाउंडिंग का कर दिया है। इंसान कहाँ से लेकर आएगा बताइए? कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का मसला बेटा, वो भी बीच एरिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये है, क्या कह रहे हैं प्राधिकरण वाले को? ये बोल रहे हैं कंपाउंडिंग भी करवाइए और नक्शा भी बनाइए। सर जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से लेकर आएगा? आप अकेले हैं? परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड बाहर है, आर्मी में जॉब करते हैं, और मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं बच्चों को लेकर रहती हूँ। तो यहाँ पर आपका निस्तारण हुआ जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर आई हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से आई थी। तो क्या अधिकारियों ने कुछ कहा नहीं? यही बोल रहे हैं कि कंपाउंडिंग और ये करानी पड़ेगी, ये नक्शा कराना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनमानस के समाधान के लिए, मानचित्रों के निस्तारण के लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है समाधान और सरलीकरण, उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। और जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि नक्शा पास करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, उनको भी आज दूर किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादा समस्याएं NOC के लेवल पे आ रही हैं। आज हमारे सारे विभाग यहाँ पे मौजूद हैं जो NOC देंगे यहाँ पे, और अगर बिल्डिंग बायलॉज के मानकों में और ज़मीन में कोई इशू नहीं है तो हमारा प्रयास यही है कि कोई भी नक्शा जो भी है वो आज यहाँ उसका निस्तारण किया जाए। उसी में किस तरह से भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमारे पास, हम कोशिश तो यही होती है कि किसी भी तरह से नक्शे इकट्ठा ना होने पाए, उनका निस्तारण होता रहे, लेकिन भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे, ताकि एक तो इनसे 2 फायदे होते हैं। एक तो मानचित्र का निस्तारण होता है, दूसरा आम जनमानस थोड़ा सा जागरूक भी होता है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं।
उज्जैन स्थित महाकाल की नगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा परिषद के संत समागम सम्मेलन में उत्तराखंड की देवभूमि जागेश्वर धाम के द्वादश ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। परिषद के संस्थापक श्री सच्चिदानंद बाल प्रभु जी महाराज, जगत गुरु अवधेश पतंजलि महाराज, अवधेश प्रपन्नाचार्य जी तथा परिषद अध्यक्ष ऋषि हर मनोज दास गुरु जी की पावन उपस्थिति में विधिवत पट्टा अभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर की पट्टी से विभूषित किया गया। सनातन धर्म की रक्षा, अखाड़ों की संगठनात्मक सुदृढ़ता एवं संत परंपरा की गरिमा को बनाए रखने के उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के ऋषिवर कृष्णचंद्र कांडपाल को राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया है। श्री 1000 कैलाशानंद महाराज जी के उत्तराखंड आगमन पर आयोजित स्वागत समारोह में उपस्थित भक्तजनों ने पुष्पमाला में शॉल अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर समूह में प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट मेरा नाम है। उज्जैन महाकाल की नगरी से 19 और 20 तारीख को वहाँ पर संतों का महा अधिवेशन रहा और जिसमें हमें भी आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर संतों का जो सम्मेलन था उसमें पट्टाभिषेक करके 11 जो संत हैं पूरे भारत से उनको महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर की उपाधि दी गई। तो उसमें उत्तराखंड से हमें भी यहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। वहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि लेने के बाद हमें भी हल्द्वानी में है और अभी जागेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो यहीं पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, सभी मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे महाकाल में जिनको सप्तऋषि, अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़े के द्वारा, सभी संतों के द्वारा बहुत सभी अखाड़ों की विभूतियाँ वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर उत्तराखंड से महामंडलेश्वर के लिए आपका चयन किया गया, जो जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हैं। पहले आपको हेमंत भट्ट जी के नाम से जाना जाता था, जब यह उपाधि दी गई है तो अब आपको कैलाशानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है और यह हमारे क्षेत्र के बड़ा सौभाग्य का विषय है। आपका लक्ष्य है कि हम जागेश्वर में एक अखाड़े का और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का और गौशाले का निर्माण करेंगे, जिसमें पूरे भारतवर्ष से जो हमारे पास आते हैं उनके वहाँ आने के लिए, ठहरने के लिए और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने का उसे केंद्र बनाएंगे। और सप्तऋषि अखाड़ा, यह सब अखाड़ों में एक मुख्य अखाड़ा है। यह 13 अखाड़ों के साथ समन्वय करने का काम, महाकुंभ हो या कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनके कार्यों को संपादित और समन्वय से उन सभी को करने का कार्य करते हैं। मेरा नाम कृष्णा कांडपाल। मुझे भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व मिला है, जो कि आप ही के द्वारा मेरे नाम को वहां पर कार्यकारिणी में रखा गया। हल्द्वानी में लिफाफा गैंग सहित चोरों की घटना देने वाले हिस्ट्री से पुलिस गिरफ्तार कर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते बताया कि हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और लालकुआं कोतवाली पुलिस में अलग अलग घटनाओं 5 आरोपी गिरफ्तार किया जाए। जहां हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस ने लिफाफा गैंग के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते बताया कि यह लोग शाजापुर जिले के रहने वाले हैं, यहाँ आकर रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास रह रहे हैं और गिरोह की तलाश करते हैं। उनको बाहर जाने के बहाने उनका कैश और जेब लिफाफे में रखवाते हैं, उसके बाद नकली लिफाफा उनको देकर फरार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत कोतवाली हल्द्वानी में की गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी घटना को अंजाम देने वाले लालकुआं में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और लालकुआं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर यहां लोगों के घर पर रेकी करते और बंद दरवाजे का ताला तोड़ा करते थे। वहीं आज पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, आज एक कोतवाली हल्द्वानी में प्रकरण आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लोगों को सवारी के बसें बिठाने के बहाने या उनको सवारी देने के बहाने उनका सामान रखवाया जाता था और बाद में उस सामान को ये लोग जो है लेके फरार हो जाते थे। इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो ये गाड़ी यूज करते थे वो गाड़ी भी बरामद की है पुलिस ने। साथ इसमें बाकी जगह इन्होंने किस तरह की घटनाएं की है उस संदर्भ में भी जाँच चल रही है। एक दूसरा प्रकरण कोतवाली लालकुआं का है, जिसमें 18 जून को एक घटना हुई थी जिसमें कुछ सामान चोरी हुआ था। इसमें चोरी के सामान के साथ साथ में जो अभियुक्त है उससे एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। साथ एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। उस मोटरसाइकिल के संबंध में जांच कर रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है या इसकी खुद की। इसके साथ ही इस मामले में जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो काशीपुर थाने का एसटी, उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। इस अभियुक्त के साथ साथ एक अन्य अभियुक्त इस मामले में
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हॉग डियर पाड़ा की हालिया गणना के आंकड़े सामने आ गए। इस बार इनकी संख्या मामूली वृद्धि दर्ज की, जिसमें पार प्रशासन की राहत की सांस ली। गौर है कि वर्ष 2021 की तुलना में इस बार हॉग डियर की संख्या 10 बढ़कर 179 पहुंच गई है। बीते सर्वेक्षण में संख्या 169 थी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड की गणना कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी 12 रेंजों में बीट स्तर पर 22 से 24 मई तक प्रत्यक्ष दृष्टि आधारित विधि से किया गया था। इसमें हर बीट में एक प्रंगणक और 2 सहायक नियुक्त किए गए थे। यह सर्वे WWF इंडिया और कॉर्बेट फाउंडेशन के सहयोग से वैज्ञानिक पद्धति से संपन्न किया गया है। कि आप सभी जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हॉग डेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वास स्थल है। यहाँ पर हॉग डेयर की बड़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में कई जगह और भी हैं जहाँ पर हॉग डेयर पाए जाते हैं। तो एक प्रदेश स्तर पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के लेवल से पूरे प्रदेश में हॉग डेयर की काउंटिंग का निर्देश हमको प्राप्त हुए थे। उसके अंतर्गत हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हॉग डेयर की काउंटिंग की है। ये डायरेक्ट काउंटिंग मेथड से होता है, जहाँ हमारी टीम जो है वो पूरे क्षेत्र में जहाँ पर हॉग डेयर पाए जाते हैं उसका सर्वे करती है और उनका नंबर जो होता है उसको नोट करती है। 3 दिन तक ये काउंटिंग चलती है। इस बार जो काउंटिंग हुई है उसमें हमको 189 हॉग डेयर हमको प्रत्यक्ष जो थे वो दिखे हैं। जो पिछली बार काउंटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसमें 179 हॉग डेयर हमने गिने थे। तो इससे प्रतीत होता है, इससे पता चलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डेयर का जो संख्या है वो स्टेबल है, थोड़ी सी बढ़ी भी है और उसका जो हैबिटाट है, जो उसका वासस्थल है वो सुरक्षित है। हमारे यहाँ हॉग डेयर का एक और प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम हॉग डेयर के और भी क्षेत्र जहाँ पर वो पोटेंशियल उनके हैबिटाट हो सकते हैं उनका भी सर्वे कर रहे हैं और सैटेलाइट और जो हमारा डेटा है उसके माध्यम से उनके हैबिटाट में, उनके जो वासस्थल में पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस हुए हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ।